everyone, this is Shivangi Chauhan, your bio mentor and welcoming you all to this amazing platform जहां पे आज हम अगेन एक और वन शॉट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आज का हमारा चैप्टर है हेरिडिटी। इसके पहले के चैप्टर्स के भी वन शॉट आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है जाइए देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, राइट, क्योंकि इससे बेहतरीन वन शॉट आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, हेरिडिटी। अब कहने के लिए ये चैप्टर काफी छोटा है, एक जमाने में बड़ा हुआ करता था, मेरे जमाने में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ करता था, राइट। बट अब ये सिर्फ आधा पोर्शन कर दिया गया है, लेकिन मार्क्स अभी भी इसके 7 है, लाइक काफी ज्यादा नंबर में आता है, तो दिक्कत बढ़ जाती है। अब खुद सोचो, जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो 9 मार्क्स का है, बट वो चैप्टर भी इतना बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग चीजें ऊपर ऊपर से पूछी जा सकती हैं और आप पढ़ के जा सकते हैं। बट जब चैप्टर छोटा हो, नंबर ज्यादा हो, तो ऐसे केस में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि अब आपको हर एक कंसेप्ट की डिटेलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। चलो बातें काफी हो गई है, स्टार्ट करते हैं। बस मेरा मोटिव ये है कि इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को मैं आपके दिमाग में अच्छे से डाल दूं, सो दैट आप इस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोगों ने अभी इससे जस्ट पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर भी कवर किया था, जहां पे हमने ये बात की थी कि भाई रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे दो इंडिविजुअल्स हो, दो पेरेंट्स हो, तब उनके गैमीट्स फ्यूज करते हैं, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट बनता है जो डेवलप करता है एम्ब्रियो एंड फाइनली एक बेबी बन जाता है, राइट। तो हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन की वजह से एक बच्चे के अंदर मदर एंड फादर दोनों के ट्रेट्स आते हैं, तभी ऐसा कहा जाता है कि अरे ये तो मम्मी को गया है, ये तो पापा को गया हुआ है। यानी हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स को मैच करते हैं, आइदर मदर और या तो फादर, और कुछ अलग भी होते हैं, हम उस बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज वेरिएशंस, करेक्ट। चलो, सो रिप्रोडक्शन का आपको केस पता है कि हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, डीएनए जीन्स से बना होता है, एंड जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स की, यानी कि हमारे हेयर का क्या कलर होगा, हमारे स्किन का क्या कलर होगा, हमारी आइज का क्या कलर होगा, हर इस चीज की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन्स के फॉर्म पास होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। जो प्रोटीन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही कैरेक्टर जो है वो दिखेगा हमको, है ना, वही कलर वही चीजें हमको दिखेंगी। तो जीन्स आर बेसिकली द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो हमें मिलती है फादर से, मदर से। तो क्या आ रहा है, जीन्स आ रहे हैं, और जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए में होता है, और डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम्स का पार्ट है, क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है, करेक्ट। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। सो अब देखो, यहाँ पे फादर है, यहाँ पे मदर है, आप बच्चा देख सकते हो, जो स्किन कलर है वो फादर को गया है, जो हेयर है वो मदर को गए हुए हैं, राइट। यानी इस बच्ची के पास जो जीन्स है फॉर दी स्किन कलर वो फादर से आए हैं, एंड फॉर द हेयर कलर एंड टेक्सचर मदर से आए हैं। यानी जीन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का मतलब करेक्टर्स ही होता है, ठीक है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो अब हेरिडिटी क्या होता है, What is the meaning of heredity? इसका मतलब होता है the transmission of characters from the one generation to the other। यानी ये जो ट्रांसफर हुआ है कैरेक्टर्स का, ये जो हमें मिले हैं कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इसी ट्रांसमिशन प्रोसेस को हम कह रहे हैं हेरिडिटी। ओके, समझ में आ गया। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज बेसिकली हेरिडिटी। अब डिपेंड करता है कि वो ट्रेट सच में इनहेरिट हुआ है या हमने खुद कमाया है। यानी ट्रेट भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज दिमाग में डाल लो कि ट्रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, करेक्टर बेसिकली जो शो हो रहा है, द स्किन कलर, द हेयर कलर, द हाइट, राइट, दीज आर द ट्रेट्स, दीज आर नोन एज ट्रेट्स, करेक्टर्स बेसिकली, ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब ये जो करेक्टर्स है ये दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ये हमने कमाए हैं या हमें मिले हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का मतलब होता है हमें मिले हैं हमारे पेरेंट्स से, इनहेरिटेड मतलब हमने इनको इनहेरिट किया है बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेरिडिटी, ट्रांसमिट हुए हैं कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से हमको मिले हैं। और एक होता है एक्वायर्ड, जो आपने खुद कमाया है बाय योर एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने डांस सीख लिया तो मैंने ये खुद सीखा है, मुझे मिला नहीं है, या मुझे चोट लग गई, एक निशान आ गया चोट का, वो मेरे को खुद मिला है, मेरे को पेरेंट्स से नहीं मिला है, राइट।
ठीक है, इसके अलावा आपने स्विमिंग सीख ली, आपने राइटिंग कैलीग्राफी सीख ली, तो जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुकिंग स्किल्स हो गई, आपने जो कमाई है बिकॉज ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, दैट इज योर एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, वो ट्रांसमिट नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो आपके जीन्स में नहीं आया है, वो आपने कला सीखी है। राइट जो चीज़ें जीन्स में होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है, सिर्फ वही इनहेरिट हो सकता है, जैसे कि आपका हेयर टाइप, आई कलर, हाइट, ये सब होते हैं आपके इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल के देखते हैं बेटा, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में भी है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो कान होते हैं वो यहाँ से अटैच्ड होते हैं, जो ईयर लोब्स होते हैं दे आर अटैच्ड फ्रॉम दिस स्किन, उसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। और कुछ लोगों के फ्री होते हैं, जैसे मेरे भी हैं। मोस्टली जो फ्री वाला है डोमिनेंट ट्रेट होता है, मोस्टली लोगों के ऐसा वाला ट्रेट होता है, ईयर लोब्स फ्री वाला। ठीक है, अब ये दो तरह के ट्रेट है। अब अगर ये कपल है, मान लो ये मदर है, ये फादर है, तो बच्चे का जो कान होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ कि मतलब एक तरह से वहाँ पे बेसिकली सिर्फ इनहेरिटेड दिखाया हुआ है कि किस तरह करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, तो ये वाला है डोमिनेंट वन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड, यानी बच्चे को जो ये ट्रेट मिला है ये उसके पेरेंट्स से मिला है, उसने खुद अक्वायर नहीं किया है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। नाउ अब ये जो कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर है, आज हम जिसकी कृपा से पढ़ पा रहे हैं, दैट इज मेंडल जी। ठीक है, तो मेंडल जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो जीन्स का कंसेप्ट है, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं, कैसे कोई ट्रेट इनहेरिट होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, ये सब की जो शुरुआत है वो मेंडल जी ने करी थी। वो मेंडल जी ने करी थी बाय एक्सपेरिमेंट ऑन पीज, मटर का पौधा। सिर्फ मटर ही क्यों मैम, नॉट आलू, नॉट गाजर, नॉट बैंगन, वाई? तो इसका भी एक कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि मेंडल वॉज द वन जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बाहर निकाला था, लाइक इस जेनेटिक की दुनिया को, ये जीन्स की दुनिया, ये इनहेरिटेंस, ये जो करेक्टर्स का ट्रांसमिशन है, इन सब की जो शुरुआत है वो इन्होंने करी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, जिससे इनको समझ में आया कि अच्छा बिकॉज ऑफ दिस या इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाई पी प्लांट, सिर्फ मटर का पौधा ही क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा, दैट इज जो आपका पी प्लांट होता है उसमें ऐसी कई सारी चीजें इनको मिली जो बहुत एप्ट थी एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए वही उनको चीजें चाहिए थी। जैसे कि सबसे पहली चीज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जो पी प्लांट है, इसी का ले लेते हैं, जो पी प्लांट है ये टॉल भी है, ये शॉर्ट भी है, अपोजिंग, यानी इसकी जो हाइट है वो दो पैटर्न में एक्सप्रेस हो सकती है। पी प्लांट की जो हाइट है वो टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, अपोजिंग ट्रेट। हाइट के लिए दो ऑप्शंस हैं, इसी तरह सीड के शेप के लिए दो ऑप्शंस हैं। सीड कैन बी राउंड, सीड कैन बी रिंकल्ड, यानी सीड के शेप को लेके भी दो ऑप्शंस हैं। तो इस तरह पी प्लांट के पास 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, यानी कि बेसिकली 7 ऑप्शंस थे। ये रहे वो 7 ऑप्शंस। सीड शेप कैन बी दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। सीड कलर कैन बी येलो ऑल्सो, ग्रीन ऑल्सो। पॉड शेप, यानी कि जो वो बॉडी होती है इसके अंदर आपके सीड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉड, वो इन्फ्लेटेड भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, वो येलो कलर का भी हो सकता है। फ्लावर जो है वो पर्पल भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है, यानी कि टॉप में। प्लांट की हाइट हमने डिस्कस कर ली है, टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे हमें 2 तरह के पेरेंट मिल जाएंगे। एक हमने पेरेंट ले लिया इस तरह का, एक ले लिया ये वाला। समझ में आया? यानी पी प्लांट पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, 7 डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे आसान था मेंडल जी के लिए एक्सपेरिमेंट करवाना, ये देखना कि बच्चे में कौन सा ट्रेट आ रहा है, मदर का या फादर का, फादर का या मदर का। तो यानी यहाँ पे 7 ऑप्शंस थे उनके पास चेक करने के लिए कि किस तरह इनहेरिटेंस होता है, किस तरह ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन वाज दिस वन। दूसरा ये था कि बेटा पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है,
यानी अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगी उसके जेनेटिक्स में, उसके जीन्स में, तो मुझे रिजल्ट काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, यानी मोर नंबर ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, देखी जा सकती हैं। सेकेंड स्ट्रॉन्ग रीजन। एंड द थर्ड वाज दैट इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? यानी हम अलग अलग वैरायटीज में भी करवा सकते हैं और एक ही वैरायटी की भी हम चूज कर सकते हैं। तो क्रॉस एंड सेल्फ दोनों पॉसिबल था। तो ये कुछ 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया था। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उन्होंने बेसिकली 2 मेन एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया, 1 ट्रेट एट अ टाइम, यानी एक बार उन्होंने एक पेरेंट लिया विद ग्रीन कलर और दूसरा पेरेंट विद येलो कलर, ग्रीन एंड येलो कलर का ट्रेट ले लिया, यानी सिर्फ सीड कलर का ही ट्रेट लिया। उन्होंने और ट्रेट्स में ध्यान नहीं दिया। मतलब बेसिकली जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया तो उनका जो मेन फोकस था, जिस जीन पे, जिसकी इनहेरिटेंस पैटर्न में उनका फोकस था, वो सिर्फ सीड कलर था। उनको सिर्फ सीड कलर ही देखना था कि भाई फादर का येलो है, मदर का ग्रीन है, बच्चे में कौन सा कलर आएगा, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, ओनली 1 ट्रेट एक्सपेरिमेंट। दूसरा था डाई हाइब्रिड, यानी वहां पे 2 ट्रेट्स की नजर थी उनकी। एक बार उन्होंने क्या ले लिया, सीड कलर भी ले लिया और सीड शेप भी ले लिया, दोनों को साथ में डील कर रहे हैं। यानी उन्होंने फोकस किया कि जो एक पेरेंट होगा उसका जो कलर होगा सीड का वो ग्रीन होना चाहिए और शेप रिंकल्ड होना चाहिए, और दूसरे पेरेंट का कलर येलो होना चाहिए सीड का और शेप राउंड होना चाहिए। बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तो 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया? 2 एक्सपेरिमेंट करवाए थे। अब उनको जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिला था वो बेसिकली जो मेन सबसे ज्यादा उनको जो मेन जिस पे फोकस आया था, जो जिस पे बहुत तारीफें मिली थी, दैट वाज दिस वन, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। उनको ये मालूम चला कि जरूरी नहीं है कि मतलब सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस हो जाए, कि मतलब फादर टॉल है, मदर शॉर्ट है, तो अब बच्चा कैसे होगा, शॉर्ट या टॉल? तो उनको मालूम चला कि बच्चा टॉल आ रहा है, तो उनको लगा बाई चांस हो सकता है फादर का एक्सप्रेस हो गया, फादर वाला एक्सप्रेस हो गया। उन्होंने फिर करवाया, फिर मालूम चला फिर से फादर का एक्सप्रेस हो रहा है, या बार बार सिर्फ टॉल ही क्यों हो रहा है बच्चा, शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ ट्रेड्स हमेशा डोमिनेंट होते हैं, कि अगर वो रेस में हैं तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स आर नोन एज डोमिनेंट ट्रेड्स विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। अगर वो रेस में है वो जीतेगा। और कुछ होते हैं रेसेसिव, यानी वो रेस में है बट कभी आगे जीतेंगे नहीं, वो रहेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे, हमेशा मास्क हो जाएंगे, उनकी सुप्रीमेसी में हमेशा कोई ऊपर है उनके, ये जीत नहीं पाएंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं गोरी नहीं हूं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रंग बहुत फेयर होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास शायद डार्क कलर का जीन नहीं आया था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डार्क कलर का जीन भी आया था बट ये वाला डोमिनेंट था, तो ये वाला दिख रहा है, डार्क वाला के जीन सिर्फ है, एक्सप्रेस नहीं हो पाया है मेरे बॉडी में, ऐसा कुछ और समझते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, ये मैं खुद दे रही हूं, उसको होमवर्क में नहीं दे रही हूं आप लोगों को। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड टू एज, फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आप कोई ट्रेट देख पा रहे हो फिजिकली, मेरे बालों का रंग, मेरे स्किन का कलर, मेरी हाइट, ये कैरेक्टर्स आप देख पा रहे हो, मेरा आई कलर, तो जो चीजें आप देख पा रहे हो द फिजिकल अपीयरेंस, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस एंड पी फॉर फिनोटाइप। अगर मैंने यहां पे लिखा होता जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यानी आपको नहीं पता कि मेरा जो ये स्किन कलर है वो किस जीन की कॉम्बिनेशन की वजह से आया है, that you cannot see, but the genotype, that genetic composition, उसकी वजह से ये phenotype आया है, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप, the genetic composition। समझ में आया क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में जो टॉलनेस वाला ट्रेट है, टॉलनेस मतलब हाइट वाला जो टॉलनेस है, बड़ा हुआ है, वो कैपिटल टी और कैपिटल टी की वजह से हुआ है। तो ये जो टॉलनेस का ट्रेट है हाइट का, वो इस वाले जीन की वजह से आया है। हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ टॉलनेस, यानी दिस इज द
phenotype, और जो हमें नहीं दिख रहा जिसकी वजह से ये आया है, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप। समझ में आ गया? ये मैं बता रही हूं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द होमोजाइगस जीनोटाइप। ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछा है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, और जीनोटाइप पूछा है, इसका मतलब आपको जेनेटिक कंपोजिशन पूछा है। तो मैंने आपको जस्ट अभी पीछे क्या बताया था, टॉलनेस, यानी हाइट अगर टॉल है तो वो किस वजह से है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी भी, ये दोनों पॉसिबल कारण हो सकते हैं टॉलनेस के, ठीक है। बट फर्क ये है कि यहां पे दोनों ही कैपिटल टी है, दोनों सेम है, तो इसको मैं कहूंगी होमोजाइगस। इसे क्या कहूंगी मैं, होमोजाइगस कहूंगी। और ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मैं कहूंगी हेट्रोजाइगस, यानी दोनों अलग हैं। समझ में आया? दोनों ही जीनोटाइप हैं, इन दोनों की वजह से ये फिनोटाइप आया है, लेकिन इनकी ये जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, अगर ये दोनों सेम है, कैपिटल टी, तो होमो कहलाएगा, होमोजाइगस, और अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। एक और चीज समझा देती हूँ, यही इसी क्वेश्चन में समझा देती हूँ। ये जो दो चीजें हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी, इनको हम कहेंगे एलिलीज, यानी ये जीन पेयर है, दिस इज द पेयर ऑफ जीन। ये एक जीन है ना, जीन हमेशा पेयर में होता है, जीन हमेशा पेयर में होता है, और उस पेयर के जो मेंबर्स हैं, उस पेयर के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं एलीली। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? जीन का हमेशा पेयर होता है, बट उस पेयर के जो मेंबर्स हैं, एलीली 1 एलीली 2 दैट इज एलीली। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एलीली सेम है, और यहाँ पे दोनों एलीली अलग अलग है। दैट्स इट। ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी मेंडल जी ने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के लिए, प्रूफ करने के लिए कि इस तरह इनहेरिटेंस होती है, इस तरह ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं। तो 3 लॉज थे, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कैसे मिले हैं मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस। अभी सिर्फ मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस इतना ही अभी समझो, आगे मैं बताऊंगी कि ये क्या कह रहे हैं, इनका मतलब क्या है। तो ये तब बताऊंगी जब आपको मैं क्रॉस करके दिखा दूंगी, तभी तो आपको समझ में आएगा। मेंडल जी को भी क्रॉस करने के बाद ही समझ में आया था, तो आपको पहले कैसे आ जाएगा? चलो, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपके मोनोहाइब्रिड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी सिंगल कैरेक्टर क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल ट्रेट। हमने यहाँ पे सिर्फ हाइट वाला ट्रेट लिया है, सिर्फ हाइट वाला। तो मेंडल जी ने क्या किया, एक पेरेंट टॉल ले लिया और एक पेरेंट स्मॉल ले लिया, और उसको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, उनका आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पेरेंट है, एक अलग पेरेंट, एक अलग पेरेंट है। एक पी प्लांट जो है वो टॉल वाला है, एक शॉर्ट वाला है, तो क्रॉस, उनके फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में है। सेल्फ तब कहती जब एक ही प्लांट के फ्लावर्स में मैं करवा रही होती। समझ में आया? दैट्स इट्स अ क्रॉस पॉलिनेशन। जितने भी बच्चे आए सब टॉल आ गए भाई साहब। यहाँ पे सर घूम गया मेंडल जी का, अरे छुटकू कहाँ गया हमारा, ये भी तो था। तो जब दोनों पेरेंट्स का हमने ब्रीडिंग करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, सारे के सारे बच्चे टॉल आ गए, एक भी शॉर्ट नहीं निकला। सब, मतलब समझ रहे हो, एक बच्चा सिर्फ होता तो समझ में भी आता। 4 जितने भी आए, जितने भी बच्चे आए, सब के सब शॉर्ट आए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि ये पता करने के लिए कि हमारे छुटकू भाई साहब कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, जितने बच्चे आए थे, ये जितने बच्चे आए थे, इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। आप सेल्फ का मतलब क्या है, एक ही तरह का प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, उनका ही आपस में करवा दिया। अलग अलग प्लांट यूज नहीं किए, यहाँ पे अलग अलग प्लांट यूज किए थे, एक शॉर्ट प्लांट यूज किया, एक टॉल प्लांट यूज किया। अब जो बच्चे आए थे, इनका एक ही प्लांट में जो फ्लावर्स थे उनका ही आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। वैरायटी चेंज नहीं करी, शॉर्ट लॉन्ग नहीं किया, इसी प्लांट के फ्लावर्स में ही आपस में ब्रीडिंग करवा दी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। और जैसे ही करवाया, रिजल्ट चौंकाने वाला आ गया, यानी फिर से हमको छुटकू मिल गया।
3 टॉल आए, 1 शॉर्ट आए, लेकिन स्टिल डोमिनेंस किसकी है? टॉलनेस वाली ट्रेट की आई। ठीक है, ओके। अब मैं इसको आपको करवा के दिखाती हूं इन अ फॉर्म ऑफ जीनोटाइप का। अब तक आपने सिर्फ यहाँ पे क्या देखा? ये आपने फिनोटाइप देखा है अभी तक, इसी को बोलते हैं फिनोटाइप। यानी अब आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ प्लांट्स दिख रहे हैं। अब मैं इनको इनके जीनोटाइप की हेल्प से आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मेंडल जी ने 2 पेरेंट्स लिए। ध्यान सुनना, ये बहुत आसान भी है बट जरूरी है कि आप सुने तभी आसान लगेगा। तो 2 पेरेंट्स लिए, तो मैं लिख देती हूं यहां पे सबसे पहले पेरेंट्स। तो सबसे पहले पेरेंट क्या था इनका? टॉल वाला, कैपिटल टी, और दूसरा था स्मॉल वाला, स्मॉल टी। एक चीज नोटिस करना, दोनों ही होमोजाइगस है, दोनों की एलीलीज सेम है, यानी कि प्योर पेरेंट लिया है। आपके बुक में लिखा होगा प्योर पेरेंट। प्योर का मतलब यह है कि मिक्सिंग नहीं है जीन्स की। इसमें दोनों ही टी कैपिटल है, इसमें दोनों ही टी स्मॉल है। कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल अगर हम पहले से ले लेते, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हम पहले से ले लेते तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाह रहे हैं। तो हमने प्योर पेरेंट लिया है। प्योर का मतलब जिनकी नंबर ऑफ जनरेशन से टॉलनेस ही देखने को मिली है, बीच में मिक्सिंग नहीं था कि टॉल शॉर्ट। इनके जो पिछले जितने भी पूर्वज थे वो सब टॉल थे, इनके सारे पूर्वज स्मॉल थे, तो इसीलिए प्योर पेरेंट है, प्योर पेरेंट्स है। ठीक है, फिर हमने इनके बनाए गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेरे से। यानी जब हम गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन का पेयर तोड़ते हैं, यानी मियोसिस होने वाली है। मियोसिस का मतलब क्या है? मियोसिस हम तब करते हैं जब हमें बेसिकली गैमीट्स बनाने हो, और गैमीट्स में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। यानी यहां पर भी जो पेयर है टूटेगा। इनका हमने पेयर तोड़ दिया, यहां पे हमने इसका पेयर भी तोड़ दिया। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन। यानी बिकॉज ऑफ मियोसिस हमने जेनेटिक पेयर को तोड़ दिया है, सो दैट ईच गैमीट कंटेन्स ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड जब फ्यूजन हो तो नंबर वापस से रीस्टोर हो जाए। ठीक है, गैमीट्स बन गया। अब हम यहाँ पे करवाएंगे इनका पॉलिनेशन। पहले करवा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ये हमें मिलेगी F1 जनरेशन, पहली जनरेशन मिलने वाली है हमको। ठीक है, तो भाई क्या होने वाला है? इसका करवाया इसके साथ, इसका करवाया इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन फिर इसका करवाया इसके साथ, इसका करवाया इसके साथ, यानी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सारे बच्चे हमको मिल गए। तो ये है आपका जीनोटाइप। और क्योंकि सब में एक एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, सब में एक एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसका मतलब सब के सब क्या होंगे? सब के सब टॉल होंगे, सब के सब टॉल होंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अगर इसका एक भी लेटर आ जाएगा वो हमेशा टॉल ही होगा। शॉर्ट होने के लिए दोनों स्मॉल होना जरूरी है, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट का मतलब ही ये बेटा, फिर डोमिनेंट क्यों है? ये डोमिनेंट क्यों है? देखो, दोनों कैपिटल टी में तो टॉल होगा ही होगा, क्योंकि दोनों स्मॉल टी में भी शॉर्ट ही हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? मतलब जब दोनों कैपिटल हैं तो वो तो ट्रेट एक्सप्रेस होगा ही, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो टॉल हो, चाहे वो शॉर्ट हो। डोमिनेंट वाली बात तो तब आएगी जब सिर्फ एक में भी एक्सप्रेस कर जाए, यानी एक है उसके बाद भी शॉर्ट नहीं हुआ, टॉल हुआ, तभी ये डोमिनेंट कहलाते हैं। राइट? तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पे सब में ही कैपिटल टी है, तो सब के सब कैसे होंगे? ऑल विल बी टॉल, ऑल विल बी टॉल। सब के सब बच्चे क्या हैं? टॉल हैं। अगर मेरे को रेशियो निकालनी हो तो 1:1, लेकिन सबके टॉल आए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मेंडल जी ने क्या किया? जो बच्चे आए थे, यानी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया था, इनको आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेट मतलब कि एक ही प्लांट के फ्लावर्स को आपस में करवा दिया। ठीक है, अब फिर से इनके गैमीट्स बना लेते हैं, कैसे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग कर दिया, इनका पेयर तोड़ दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका भी पेयर तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन।
पेड़ को तोड़ देना। अब हम बना रहे हैं F2 जनरेशन बाय डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन, बाय डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे, इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी, फिर इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका स्मॉल टी कैपिटल टी, अगेन इसका और इसका स्मॉल टी। ये आ गए हमारे पास 4 बच्चे। अब यहां पे कहानी जो है बदल चुकी है, क्योंकि ये वाला टॉल है, ये वाला भी टॉल है, क्योंकि एक कैपिटल टी आ चुका है तो डोमिनेंस आएगा। ये भी टॉल है, अगेन सेम फैक्टर, बट ये वाला शॉर्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल टी हैं, तो स्मॉल मतलब शॉर्टनेस ही आएगी, टॉलनेस का कोई सवाल उठता नहीं है, एक भी जीन नहीं आया टॉलनेस का, इसीलिए। तो यहाँ पे रेशियो क्या आया, 3:1, यानी 3 वर टॉल, 1 2 3, ये 3 टॉल है और एक शॉर्ट आया है, तो 1 इज शॉर्ट। तो आपसे अगर पूछे मोनो हाइब्रिड का F2 रेशियो, याद रखना मोनो हाइब्रिड का F2 रेशियो अगर एग्जाम में पूछे तो 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब जो हमको दिख रहा है कि 3 बड़े आए हैं, एक छोटा आया है, और जीनोटिपिक उल्टा होगा। जीनोटिपिक का मतलब क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल वाला टी वाला कितने हैं 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं 2, स्मॉल टी वाले कितने हैं 1, यानी जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा 1:1। जीन्स के अकॉर्डिंग रेशियो अगर बनाओगे तो ये आएगा, और बाकी जो आपका नॉर्मल जो रेशियो है फिनोटिपिक वाला वो 3:1 है। तो यहां से आपका हो जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। देख रहे हो आप, सेम यही हुआ है जो मैंने आपको करके दिखाया है। प्योर पेरेंट, गैमीट्स फॉर्मेशन, F1 जनरेशन, उनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, एंड देन वी विल गेट द 3:1। दैट्स इट। समझ में आया? अब हम करने वाले हैं आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे होगा। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, इफ अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ का मतलब आपस में ही, यानी जैसा ये है वैसा ही ये वाला। सेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। क्रॉस मतलब एक पेरेंट अलग है, एक पेरेंट अलग है। याद रखना बेटा, आपको मैं बेसिक से समझा रही हूँ, बिल्कुल इतने बेसिक से समझा रही हूँ कि दिक्कत आए ही ना कहीं पे भी, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको भी मेरे इस तरह ही एग्जैक्टली सॉल्व करना है। जो लिखा है उसको लिखते चलो। क्या लिखा है, हेटेरोजाइगस टॉल पेरेंट को हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया, यानी इनको आपस में ही हमने क्रॉस करवाया। रिजल्ट हमको पता ही है क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो भी हम जस्ट कर आए ना, वही सेम चीजें, वही है बेटा। तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। फिर क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन। ये हमारी F2 जनरेशन ही तो है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें टॉल मिलने वाला है। तो आप देखो ना, ये तीनों टॉल हैं और सिर्फ ये शॉर्ट आया है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम निकालेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, यानी हमारा लगभग 75% टॉल आया है और सिर्फ 25% शॉर्ट आया है। यही आपसे पूछा गया था। दैट्स इट, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ आते हैं बच्चे को चक्कर, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है बनाना। मोनो हाइब्रिड तो तब भी सिंपल था, आप सामने टी क्रॉस करके खत्म काम। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा डब्बा, पुनेट स्क्वायर, राइट, क्योंकि अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। अब तक हमने सिंगल कैरेक्टर वाला करवाया था, टॉलनेस वाला, यानी हाइट वाला, टॉल या तो शॉर्ट। अब हम करवाने वाले हैं 2 कैरेक्टर्स का साथ में, यानी सीड का शेप भी, सीड का कलर भी, सीड का शेप भी, सीड का कलर भी। ओके, चलो देखते हैं कैसे होगा, देखें कैसे होगा। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं। कैपिटल वाई मतलब येलो इन कलर, स्मॉल मतलब राउंड इन शेप। ये है आपका पहला पेरेंट, जिसके हमने 2 जीन्स को कंसिडर किया हुआ है, सीड का शेप, सीड का कलर। आप लेंगे स्मॉल वाई,
एक गलती हो गई दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आएगा, ये ले रहे हैं, ठीक है। यानी येलो इन कलर, राउंड इन शेप, यहाँ पे ग्रीन इन कलर, रिंकल्ड इन शेप। तो हमने ये पेरेंट्स लिए हैं और ये प्योर है। प्योर का मतलब आप देख सकते हो कि कोई मिक्सिंग नहीं है, सब कैपिटल है, सब स्मॉल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा छोटा बिल्कुल, येलो कलर, राउंड शेप, ग्रीन कलर, रिंकल्ड शेप। तो ये है हमारे पेरेंट्स। इनको हमें करवाना है क्रॉस। क्रॉस करवाने के लिए पहले हमें बनाने पड़ेंगे इसके गैमीट्स। एक बार गैमीट बनाना सिखा दूंगी तो उसके बाद आप बाकी कर ही लेंगे। सिर्फ यहाँ पे बच्चे गैमीट्स बनाने में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, मियोसिस होगी, पेयर टूटेगा। तो यहां पर भी पेयर टूटेगा, लेकिन कहां से पेयर टूटेगा ये ध्यान देना। कैपिटल वाई इज अ वन पेयर, कैपिटल आर इज अ वन पेयर, यानी इनका पेयर टूटेगा। वाई अलग, वाई अलग, आर अलग, आर अलग। अब आप बोलोगे मैम पेयर टूटने के बाद भी ये पेयर्स में क्यों है? अरे बेटा, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे हमको दो कैरेक्टर्स को साथ रखना है। पिछला वाला मोनो हाइब्रिड था, तो कैपिटल टी को अलग करोगे तो अलग अलग हो गया, बात खत्म। बट ये तो पेयर्स में थे ना, तो एक जीन का जो पेयर था हमने वो तोड़ दिया, दो वाई को आपस में अलग कर दिया, दो आर को आपस में अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हमें दो कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को साथ रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये बनाया है। सेम यहां पर भी वाई आर, समझ में आया? ये बन गए आपके गैमीट्स। इनको हम करवाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी हमें मिलने वाली है F1 जनरेशन। तो जब हम इनको आपस में करवाएंगे, भाई इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे सबसे करवाएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, कैपिटल वाई। देखो यहाँ पे देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मैं करके दिखाई देती हूँ वरना आप सोचते रहोगे मैम कैसे किया आपने ये। देखो इसका इससे करवाया तो क्या मिलेगा, वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, सब सेम लिख दिया मैंने। सेम अगर मैं इसका भी करवाऊंगी तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यानी सारे बच्चे हमारे पास कौन से आएंगे, ये आएंगे सारे बच्चे। सबके सब क्या आए, सबके सब आए येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। यानी हमें मिल चुका है डोमिनेंट ट्रेट। अगेन वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो रिजल्ट हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिला था वो यहां पर भी मिल गया। अगेन हमको F1 के रिजल्ट में डोमिनेंट ट्रेट ही मिला है, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, सब डोमिनेंट आ गए। ये वाला गायब हो गया बेचारा। अब इसको ढूंढने चलते हैं, चलो। इसको ढूंढने के लिए हम करवाएंगे सेकेंड जनरेशन, यानी हम करवाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब इनका ही आपस में करवा देंगे। अब तक हमने अलग अलग पेरेंट यूज किए थे, अब हम एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स यूज कर लेंगे। क्लियर? तो अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। चलो, यानी हम किसका क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारे न्यू पेरेंट्स हैं, इनका क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के लिए हमें सबसे पहले गैमीट्स बनानी पड़ेंगी। बस एक बार आप यहां पे गैमीट बनाना सीख लो, इसके बाद दिक्कत खत्म है। बस ये लास्ट स्टेप है। कैसे बनाएंगे, अगेन मियोसिस करेंगे, पेयर्स तोड़ेंगे। पेयर्स तोड़ने का मतलब क्या है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अलग हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो जाएगा, ठीक है। यही होना चाहिए आइडियली। बट मैम हमें क्या पता कि स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ ही जाएगा, स्मॉल वाई तो कैपिटल आर के साथ भी जा सकता था। इसीलिए हम यहाँ पे सारी पॉसिबल कंडीशन वाले गैमीट्स लिखेंगे। यानी एक बार हमने यही लिख दिया और एक बार हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यानी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल 4 कॉम्बिनेशन, टोटल 4 गैमीट्स। सेम यहां पर भी, यहां के पेयर तोड़ दिए, वाई और वाई को अलग कर दिया, आर और आर को अलग कर दिया। बट क्या गारंटी कि आर इनके साथ ही जाएगा, एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो एक्सचेंज करके भी लिख देते हैं। यानी कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर लिख देते हैं और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर लिख देते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास 4 गैमीट्स बन गए। समझ में आया बेटा? बस यही स्टेप है, अगर आप ये सीख लेते हैं ना,
तो बस खत्म, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ में आया? इनका हमें करवाना है आपस में क्रॉस। अब मैं इनको एक बार अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी हो गया है। बस आपको समझ में आ गया चार चार कैसे आए हैं, बस यही याद रखना है आपको। अब मैं इनको अच्छे से लिख देती हूँ सुंदर सुंदर तरीके से, सुंदर सुंदर तरीके से। चलो, तो क्या लिखा था मैंने? कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी है, ठीक है। समझ रहे होगे आपके, बार बार वो रिपीट करने में वो हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गए मेरे 4 गेमीट्स। अगेन इसका साथ भी सेम करेंगे। डन, ठीक है। अब हमें चाहिए F2 जनरेशन। अब बेटा हम इसको डायरेक्टली वैसे तो नहीं कर सकते जब हम तब तक करते आ रहे थे, इसका इससे, फिर मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहां पे बनाते हैं पुनेट स्क्वायर, इसीलिए हम यहां पे बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। 4 लाइन यहां, 4 यहां, ठीक है। यानी मेरे को 4 गेमीट्स यहां लिखने हैं, 4 गेमीट्स यहां लिखने हैं, ठीक है। तो मदर वाला जो है गेमीट वो यहां लिख देती हूँ, हमें क्या पता मदर कौन सी फादर कौन सी, बस मैं कहने के लिए बोल रही हूँ। तो वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, अगेन सेम यहां पे भी लिख दूंगी वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। समझ में आ गया बेटा? इन्हीं गेमीट्स को मैंने ऐसे और ऐसे लिख दिया है, बस अब कुछ भी नहीं करना है। इसका इससे यहां लिखो, इसका इससे यहां लिखो, इसका इससे यहां, 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 ऐसा करते 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 पूरा टेबल आप भर दो और आपको मिल जाएगा फिर ये डब्बा, ठीक है। यानी इसका इसका ये है। समझ में आया मैंने क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा, इसको इससे करेंगे तो यहां आएगा, इसको इससे करेंगे तो यहां, इसको इससे तो यहां, अगेन इसको इससे तो यहां, इसको इससे तो यहां, ऐसा करते करते पूरा टेबल भर जाएगा। एंड फाइनली जब आप काउंट करेंगे तो यू विल गेट टू सी द फिनोटाइपिक रेशियो एज 9:3:3:1। ये है आपका F2 रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर मोनो हाइब्रिड पूछती तो 3:1। डाई हाइब्रिड का क्या है? 9:3:3:1। यानी जो 9 है वो येलो राउंड है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 येलो रिंकल्ड है और 1 ग्रीन रिंकल्ड है। यहां से देख सकते हैं आप। तो काउंटिंग करोगे तो आपको अपने आप ये मिल जाएगा रेशियो। यही रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में। बस आपसे एग्जाम में 2 ही चीज पूछी जाएंगी घुमा फिरा के, मोनो हाइब्रिड का F2 रेशियो 3:1, डाई हाइब्रिड का F2 रेशियो 9:3:3:1। दैट्स इट। और बनाना कैसे आपको मैंने सिखा ही दिया है अच्छे से। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे का जेंडर क्या है और कौन डिसाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे का जेंडर है वो फादर से आया है या मदर से आया है? देख लेते हैं भाई। देखो, इतना तो आपको पता है कि हमारे पास होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट है, बस सुन लो ध्यान से। 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स को अगर मैं पेयर्स में कन्वर्ट कर लूंगी तो मेरे को मिल जाएंगे टोटल 23 पेयर्स। डन। अब इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स कहलाते हैं ऑटोसोम्स। यानी वो जो हमारे बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, हेयर, स्किन, हाइट एंड एवरीथिंग। वो हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स इस वाले क्रोमोसोम से डिसाइड होते हैं। बच गया आपका 1 पेयर, लास्ट पेयर। इसको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। इसे कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जेंडर तो 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो सेक्स कौन सी है डिपेंड करेगा कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। अब क्योंकि ये पेयर में है
तो मेल के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, पेयर है ना, और फीमेल में जो पेयर होता है दैट इज एक्स एंड एक्स। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि जो फीमेल वाला है वो होमोजाइगस है, दोनों एलीली सेम है। मेल वाला हेट्रोजाइगस है, एक अलग है एक अलग है, एक अलग है एक अलग है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ऑटोजोम्स है ना, सही लिखा है ना, ऑटोजोम्स। ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ गया है कि 46 क्रोमोसोम थे, पेयर्स में कर लिए तो 22 पेयर्स आपके ऑटोजोम है, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, तो अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो अगर मैं फीमेल का पूरा जीनोटाइप लिखना चाहूं अलोंग विद ऑटोजोम्स तो क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 22 पेयर्स जो हैं, 22 जो पेयर्स हैं वो हो गए ऑटोजोम्स प्लस XX हो गया सेक्स क्रोमोसोम, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 23। और अगर मेल का लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ऑटोजोम प्लस X एंड Y। बट बेटा जब हम मियोसिस करवाते हैं तो होता क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी पेयर टूटता है, इनका पेयर भी टूटेगा। तो जब मैं मियोसिस करवाऊंगी, जब मैं इसका मियोसिस करूंगी, आफ्टर मियोसिस, तो मुझे क्या मिलेगा? 22 पेयर्स टूट जाएंगे, यानी अब वो पेयर्स नहीं रहे, सिर्फ 22 रह गए। 22 अलग हो गए, 22 अलग हो गए। और XY को अलग करूंगी तो क्या मिलेगा? X, यानी अब जो मिलेगा मेरे को मिलेगा 22 प्लस X, 22 प्लस X, अलग अलग हो गए। पहले ये पेयर्स में थे, यानी 22 पेयर्स प्लस XX, अब पेयर्स तोड़ दिए हैं, यानी 22 प्लस 22 कितना होता है? 44, यानी यहाँ पे टोटल 44 थे, 44 थे। लिख देती हूँ ना आप लोग, तो ऐसे हो कि भूल ही जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। 44 ही लिख देती हूँ भरोसा नहीं है तुम लोगों का मुझे। 44 लिख रही हूँ, ठीक है, लो आप, ठीक है। तो 44 को जब मैं हाफ ऑफ करूंगी तो 22 हो गया, और X का क्या हो गया? X अलग X अलग। ठीक है, सेम यहां पे भी कर देते हैं, सेम मैं यहां पे भी कर रही हूं, इसका भी मियोसिस करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा मियोसिस के बाद? 22 प्लस X, 22 प्लस Y, यानी अब यहां पे हमारे पास 2 गैमीट्स बन गए, एक के पास X है, एक के पास Y है, यानी मेल के केस में हमारे पास वैरायटी है, या तो कुछ स्पर्म्स में X होगा और कुछ स्पर्म्स में Y होगा, या मैं ये कह सकती हूँ कि आधे स्पर्म्स में X होता है, आधे स्पर्म्स में Y होता है। अब डिपेंड करता है कि X वाला फ्यूज कर रहा है कि Y वाला फ्यूज कर रहा है। देख लेते हैं क्या बोल रही हूं मैं। तो जब हम बात करते हैं फ्यूजन की टाइम पे, यानी जब एग मिलता है स्पर्म से तो क्या होता है? बेसिकली जाइगोट बनता है। ठीक है, ये हमको पता था अब तक। अब एग में तो फिक्स है, एक ही चीज होने वाली है, दैट इज 22 प्लस क्या होने वाला है? 22 प्लस X ही होने वाला है हर केस में, कुछ भी हो जाए यही है उनके पास, बस कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन मेल की केस में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, वी नेवर नो क्या आने वाला है। तो अगर ये आपस में मिलते हैं तो जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 44 प्लस XX, यानी टोटल 46 हो गए, 44, 45, 46। और यहां अगर होगा तो क्या बनेगा? 44 प्लस XY, यानी फादर ने डिसाइड किया है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। अगर XX आया है तो दिस इज फीमेल, और ये आया है तो मेल, दैट्स इट। यानी फादर इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी बिकॉज इट कंटेन्स द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स X एंड Y। क्लियर? एंड दैट्स इट। इसी के साथ मैंने आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। 44 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर मैंने डन करवा दिया है, ठीक है। और
हाँ सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा था सेशन, आपको अच्छे समझ में सब कुछ आया है ना। एंड शेयर पक्का करना अपने दोस्तों के साथ, एग्जाम टाइम आ रहा है, सबका भला करो, भला करोगे भला होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ, नेक्स्ट वन शॉट में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टिल देन।